बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। इस समय संविधान खतरे में है, एक अघोषित इमरजेंसी है। मोदी मैजिक और मोदी लहर न कभी था और न अभी है। वो पुलवामा की लहर थी। हर रोज सरकार गिरेगी। नीतीश कुमार जैसे हर बार पलटते रहते हैं। जनता तो चाहे तो अकेले तेजस्वी यादव को ही प्रधानमंत्री बना दे, मुख्यमंत्री बना दे। जनता कहाँ चाह रही है? आखिर जनता चाहती तो 28 पार्टियों को एक साथ आने की क्या जरूरत पड़ती? जरूरत बीजेपी साइंटिफिकली चुनाव लड़ती है और वो अपने गोदी मीडिया के सर्वेज पे भी विश्वास नहीं करती है, क्योंकि ईडी आपके घर में बैठी है। आप उस समय जाके बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, ईडी वाले या सीबीआई वाले उठ के अपने घर चले जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू हो गई है। एनडीए गठबंधन जहां तैयारी कर रही है तीसरी बार लगातार जीत दर्ज करने की, तो वहीं देश की तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एकजुट हो रही है मोदी मैजिक को रोकने के लिए। मोदी की जो लहर पिछले 2 चुनाव में दिखाई दी थी, उसे रोकने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी। पटना में पहली बैठक हुई और 3 बैठक बड़ी बैठक हो चुकी है, जिसमें देश के 28 पार्टियां एक साथ एक मंच पर आकर बात कर रही है लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? संयोजक बनने पर ही बात नहीं बन पा रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉक्टर करुणा सागर। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे ये इतना बड़ा रन जीतेंगे जब गठबंधन में संयोजक पर ही बात नहीं बन पा रही है। कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा? कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री के चेहरा के रूप में सफल हो सकते हैं? सर, आपका स्वागत है सबसे पहले बिहार लाइव 7 में। और सबसे पहला सवाल यही बनता है सर कि मोदी लहर को रोकने के लिए देश में 28 विपक्षी पार्टियां एक साथ आ जाती है। सत्ताधारी पार्टी कह रही है कि यह जो है परिस्थितियों का गठबंधन है। देखिए विक्रम, सबसे पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि मोदी मैजिक और मोदी लहर न कभी था और न अभी है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2014 में जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, किस आधार पर बने थे? हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए, विदेशों से काला धन लाना, 2 करोड़ रोजगार, अच्छे दिन आएंगे। और इन सब बातों को बाद में उन्हीं के गृह मंत्री ने कहा कि ये चुनावी जुमले थे। तो जब आप पहली बार आप दावेदारी कर रहे हैं तो लोगों ने आपकी बातों पर विश्वास किया, यकीन किया, और लोगों ने फिर आपको मत दिया। दूसरी बात, 2019 में चुनाव के कुछ समय पहले तक बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं थी और उसके बाद पुलवामा कराया गया। और पुलवामा कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में उस समय के जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने खुलासा किया है। तो वो लहर मोदी की नहीं थी, वो मोदी मैजिक नहीं था, वो पुलवामा की लहर थी। और पुलवामा के द्वारा शुरू किया हुआ एक छद्म राष्ट्रवाद था। मतलब और सहानुभूति पर प्रधानमंत्री दोबारा जीत कर आए थे। एक राष्ट्रवाद का एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि देश को खतरा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने हमारे इतने लोगों की हत्या की और फिर हम लोगों ने पाकिस्तान में अंदर जाकर अटैक किया। तो ये एक पूरा प्रायोजित एक कार्यक्रम था। आज अगर आप देखिए, मैं सिर्फ प्रवक्ता नहीं हूँ और मैं बहुत घूमता हूँ, बिहार के अलग अलग जिलों में जाता हूँ और लोगों से बातचीत होती है, वहाँ के पत्रकारों से बातचीत होती है, आम लोगों से बातचीत होती है, चाय के दुकान पर बातचीत होती है, चौक चौराहे पे, गाँव में, खलिहानों में लोगों से बातचीत होती है। और इस समय देश बिल्कुल दुखी है। उसको जो सपने दिखाए गए थे वो सारे सपने टूट गए। और जब सपने टूटते हैं तो बहुत दुख होता है। और दूसरी बात कि उसकी जो आम रोजमर्रा की जिंदगी में जो समस्याएं हैं उसको सरकार
कहीं भी एड्रेस नहीं कर रही है, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, हर तरह से जनता इस समय त्रस्त है। सर, तमाम जो नेगेटिव बातें हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी आज भी लोकप्रिय है। और सबसे बड़ी सवाल इसमें यह होती है, देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी के जगह पर अगला प्रधानमंत्री कौन होंगे। देखिए, आपने लोकप्रियता की आखिर बात की। 28 पार्टी अगर एक साथ आकर एक मंच पर चुनाव लड़ेगी तो फिर प्रधानमंत्री कौन होगा। हर रोज सरकार गिरेगी, नीतीश कुमार जैसे हर बार पलटते रहते हैं। मैं आपकी बात को पहले ये बता दूं विक्रम कि आपने शुरुआत की कि हम अटैक क्यों करते हैं। तो हम अटैक इसलिए करते हैं क्योंकि भारत की जो वैचारिक स्थिति है, जो माहौल है, जो हमारी जो गंगा जमुनी संस्कृति है, उस पर चोट हो रहा है। और इसलिए ये गठबंधन जो बना है, जब आप बात करते हैं कि उनका लहर है या पहले लहर था, तो देखिए 2019 में जब बीजेपी को अपने स्तर पर 303 सीटें मिली थी, तब भी इनका वोट परसेंटेज था 37.15%, 37% इनका था। और विपक्ष के पास था 63%। जीते क्यों? इसलिए क्योंकि विपक्ष एकजुट होकर नहीं लड़ा था, और विपक्ष के वोट बटे तो 63% वाले लोग आज विपक्ष में बैठे हैं और 37% वाले लोग आज सत्ता में बैठे हैं। और ये जो गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, जो हमारा इंडिया गठबंधन बना है और जो इतना मंथन कर रहा है, लगातार मिल रहा है, और इसमें देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दल, सभी प्रमुख नेता शिरकत कर रहे हैं। जब पटना में मीटिंग हुई थी तो 15 पार्टियां थी, जब बेंगलुरु में मीटिंग हुई थी तो 26 पार्टियां थी, और मुंबई में 28 पार्टियां हैं, और भी बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं। सवाल यही तो उठ रहा है ना सर जी। कि आखिर खुले मंच से चुनौती जिन दोनों के बीच में रहती थी, आमने सामने टक्कर होती थी, वो लोग एक धारा में एक साथ बह रहे हैं। आखिर ये कब तक बहेंगे? क्या ये एक मजबूरी नहीं है? दो बातें विक्रम इसमें। पहली बात कि आपने देखा जब बेंगलुरु में मीटिंग हुई, उसी दिन दिल्ली में मीटिंग हुई एनडीए की, और 9 साल, 9.5 साल के बाद बीजेपी को एनडीए याद आया, जो एनडीए अटल जी ने बनाया था। और उसमें 38 दल हैं, हमारे पास 28 दल हैं। हालांकि उसमें अधिकांश दल और उनके नेता जिनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, ऐसे लोग हैं। दूसरी बात, जैसे हमारे नेता तेजस्वी जी ने कहा था कि ये गठबंधन को जनता ने मजबूर किया है साथ आने के लिए। जनता का कहना है कि आप साथ आइए। तेजस्वी जी ने क्या कहा? अगर हम साथ नहीं आएंगे, साथ नहीं लड़ेंगे, तो जनता हमें माफ नहीं करेगी। सर, जनता तो चाहे तो अकेले तेजस्वी यादव को ही प्रधानमंत्री बना दे, मुख्यमंत्री बना दे। जनता कहाँ चाह रही है? आखिर जनता चाहती तो 28 पार्टियों को एक साथ आने की क्या जरूरत पड़ती? जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो मोदी मैजिक को ही रोकने के लिए ना आखिर 28 पार्टियां आ रही हैं एक साथ। देखिए विक्रम, हमने जो बात कही आप उस पर गौर कीजिए। हमने कहा कि मैजिक में 37% वोट आता है, और विपक्ष के पास उस समय भी 63% वोट आता है। तो कहाँ मैजिक है? मेजॉरिटी कहाँ है? क्या बीजेपी के पास 51% वोट आया था? नहीं आया था ना। तो मेजॉरिटी तो, लेकिन चूंकि हमारा फर्स्ट पास्ट सिस्टम जो है, उसमें जब भी वोट बंटता है तो डिवाइड एंड रूल की जो स्थिति होती है, उसमें जो सत्ताधारी दल है उसको फायदा होता है। और इसलिए देखिए कि आज हम उत्साहित हैं, क्योंकि हम जनमानस के साथ हैं, जनता हमारे साथ है, और बीजेपी में हताशा दिख रही है, निराशा दिख रही है। आप उनके काम को देखिए। अब जिस दिन मीटिंग चल रही थी मुंबई में, तो उस मीटिंग को मीडिया ज्यादा तवज्जो ना दे तो शुरू क्या किया गया? पहले बार बोला गया कि पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। उसके बाद अपने लोगों से और कुछ प्लांट करके न्यूज़ शुरू करवाया गया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होने जा रहा है। उसके बाद एक कमेटी फॉर्म की गई। तो
ये दिखा रही है कि इस समय बीजेपी को विचलित और है। प्रधानमंत्री पूरी तरह विचलित हैं। और देखिए, बीजेपी साइंटिफिकली चुनाव लड़ती है और वो अपने गोदी मीडिया के सर्वे पे भी विश्वास नहीं करती है, क्योंकि ये सर्वे तो कुछ भी दिखा देते हैं उनको खुश करने के लिए। उनका अपना इंटरनल सर्वे का बड़ा ही रोबस्ट सिस्टम है, वो लगातार करते रहते हैं और उनका इंटरनल सर्वे दिखा रहा है कि उनके जमीन उनके पैरों से खिसक गई है और इसीलिए इस तरह के डिस्परेशन की बात हो रही है और विभाजित करने वाली बात हो रही है, हेडलाइन मैनेजमेंट वाली बातें हो रही हैं। तो ये सब दिखाता है कि अब जैसे एकाएक जो सिलेंडर 2020 में 580 रुपए का था, 2023 में आप उसको 1100-1200 रुपए पे ले गए, उसके बाद 200 रुपए की रेवड़ी बांट रहे हैं। आपने उसका दाम दुगना से बढ़ाया और आज 200 रुपए करके आप उसका ढोल पीट रहे हैं कि हम लोगों को सुविधा दे रहे हैं। तो भाई, आप ही जुर्म करेंगे और आप ही बात करेंगे कि हम ही सफल हैं, तो ये दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। तो मतलब इस जनता बार तैयारी है कि किसी भी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोक देना है, नए प्रधानमंत्री का चुनाव हो देश में। अगेन मैं एक बात बोलूंगा, ये चुनाव किसी व्यक्ति को हटाने के लिए नहीं है। ये चुनाव इस बात के लिए है कि क्या एक ऐसी सरकार आएगी जो जनता के मुद्दों की बात करेगी, जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने की बात करेगी, या सांप्रदायिकता की बात होगी। यहाँ पर मुद्दा बनाम मोदी है, सांप्रदायिक सौहार्द बनाम सांप्रदायिकता है, यहाँ जनता बनाम खास लोग हैं। जो एक मित्रवाद की एक परंपरा चल पड़ी है, जो कुछ मित्रों के लिए सारे संसाधन को मुहैया करवाया जा रहा है और जनता उससे वंचित हो रही है। इन मुद्दों पर लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और इसीलिए मैं फिर आपकी बात पे आता हूं। आपने जो कहा था कि प्रधानमंत्री का चेहरा, तो हमारा जो मकसद है, इस गठबंधन का मकसद है व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन की बात हम नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में भारत को विश्व की एक महान शक्ति बनकर उभरना है, तो वो तभी होगा जब इस देश का हर नागरिक इस विकास में भागीदार होगा। और इसीलिए इस गठबंधन का नारा है कि भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। अच्छा, एक सवाल यह भी उठता है, क्योंकि आप राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कह सकते हैं कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ जिन 28 पार्टियों का एकजुट हो रहा है, उसमें भी बड़ी पार्टी है। लालू यादव सबसे फेमस चेहरा है। तो क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मटेरियल है, प्रधानमंत्री के चेहरा नीतीश कुमार हैं, या फिर राहुल गांधी अब चेहरा है, या कोई और हो सकते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन में आपने देखा, मीटिंग में भी देखा होगा, जो फोटो आया उसमें भी देखा होगा, कम से कम 6 मुख्यमंत्री थे जो इस समय मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा कई भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, कई भूतपूर्व सीनियर सेंट्रल मिनिस्टर्स थे। तो इंडिया गठबंधन में तो चेहरों की बहुत चॉइस है और यहाँ पर कोई ये नहीं बोल रहा है कि मुझे बनाओ मुझे बनाओ। यहाँ पर सब लोग बलिदान की बात कर रहे हैं। आपने देखा राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में क्या कहा, खड़गे जी ने क्या कहा, केजरीवाल साहब ने क्या कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने क्या कहा। कोई भी नहीं बोल रहा है कि मैं चेहरा बनना चाहता हूं, मतलब मुझे चुनाव पद पहले जीते, चाहिए। उसके बाद बात होगी इस पे। बिल्कुल, मुद्दा है कि हम देश को, संविधान को बचाएंगे और उसके बाद जैसे 1977 में एक माहौल बना था, लोकनायक के आंदोलन के बाद संपूर्ण क्रांति की बात हुई थी, तो आज संपूर्ण क्रांति पार्ट 2 का मौका आ गया है और उसी संपूर्ण क्रांति के तर्ज पर जब हम जीत जाएंगे, हमारे गठबंधन को बहुमत मिल जाएगा, तो प्रधानमंत्री का चेहरा अपने आप डिसाइड हो जरा हम जाएगा। बिहार के मुद्दों पर आ जाते हैं सर। बिहार में के पाठक हैं, वो पूरे बिहार के सिस्टम को बदलना चाहते हैं। बिहार के टीचरों का कहना है
कि वो जिस विभाग में भी रहे हैं उस विभाग का कोई कायाकल्प नहीं हुआ है, लेकिन सरकार का संसाधन का जो है दुरुपयोग हुआ है। जिस तरीके से सरकारी शिक्षकों का छुट्टी कटा है, क्या लगता है यह उचित है बिहार के शिक्षकों के लिए? देखिए ये जो जैसे एलिगेशंस है बहुत आपके मंत्री का बात ऐसे नहीं मानते हैं नहीं, के पाठक, वो तो नहीं, सीधा कह दिया है कि मंत्री आ भी नहीं सकते हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ विक्रम कि ये जनरल एलिगेशन, किसी के बारे में भी कहा जा सकता है कि उसका व्यवहार ऐसा है, उसका नेचर वैसा है, वो वैसे डील करते हैं। तो ये जो छुट्टी की बात हुई है, तो एक दो छुट्टियों की बात हुई है, और जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें जो जो केंद्र ने बनाया है कि 220 दिन पढ़ाई करना अनिवार्य है, तो उसके आधार पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया गया है। अब जैसे रक्षाबंधन की बात कीजिए, तो बचपन में हम भी स्कूल में पढ़ते थे और इसी बिहार में पढ़ते थे, रक्षाबंधन में छुट्टियां नहीं होती थी। बचपन में हम लोग सुबह उठते थे, नहा धो के राखी बांध के और स्कूल चले जाते थे। और कहीं भी हम पुलिस महकमे में काम किए हैं, कहीं की छुट्टी नहीं मिली। तो इसमें कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, और इसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि ये एक निहायत एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, ये कोई बहुत बड़ा पॉलिसी का मैटर नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे बनता है सर कि आप जिस तरीके से कह रहे थे कि पुलवामा में अटैक हुआ, ईडी का दुरुपयोग होता है, आप खुद डीजीपी रह चुके हैं, तो आप ये मानते हैं कि सरकारी अफसरों का सरकार सत्ता में बैठने वाले लोग दुरुपयोग करते हैं? देखिए हमने जो 32 साल के अपने कार्यकाल में देखा और जो आज देश में देख रहा हूँ, एजेंसियों का और अधिकारियों का जिस स्तर पर और जिस तरह से खुलेआम, जैसे कई बार आप कुछ गलती करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, तो एक हया का एक आवरण रहता है। आज वो सब हट गया है। आज ये है कि आप अगर बीजेपी को छोड़ के 10 बजे जाएंगे, 11 बजे एजेंसियां आपके घर पे पहुंच जाएंगी, और अगर आप विपक्ष में हैं, 11 बजे तक आपके खिलाफ केस चल रही है, आप ईडी आपके घर में बैठी है, आप उस समय जाके बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, ईडी वाले या सीबीआई वाले उठ के अपने घर चले जाएंगे। तो ये क्या दिखाता है? और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस समय संविधान खतरे में है। एक अघोषित इमरजेंसी है, घोषित इमरजेंसी में तो कम से कम मालूम होता है कि भाई हमारा क्या अधिकार है और क्या नहीं है। यहाँ तो हर आदमी को के ऊपर खतरा है, उसकी चिंता है। आप पत्रकार के रूप में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। कब आपके कौन सा इंटरव्यू, कौन सा ट्वीट को कैसे लिया जाएगा, आपके खिलाफ कब मुकदमा किया जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले। तो ये हमारे साथ डॉक्टर करुणा सागर थे, पूर्व आईपीएस अधिकारी और राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता। इनका साफ कहना था कि विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से एकजुट हो रही है, बीजेपी और एनडीए गठबंधन चिंतित है। आने वाले दिनों में उन लोगों का सत्ता नहीं रहेगा जिनके पास वोट बैंक कम है, बल्कि उन लोगों का सत्ता होगा जो जनता चाहती है। इनका साफ एक बात और कहना था कि जिस तरीके से आज के समय में सरकारी विभागों का दुरुपयोग हो रहा है, उस दुरुपयोग का हम पिछले 30 वर्षों से नहीं देखे थे। लगातार पत्रकारों की भी जो है सुरक्षा की बात या फिर निष्पक्ष पत्रकारिता की भी बात चल रही है। 28 पार्टियों की बैठक थी, उसमें से तमाम नेताओं का कहना था कि इंडिया गठबंधन की अगर सरकार आएगी तो पत्रकार आज़ादी के साथ बोल पाएंगे। मुझे तो मालूम नहीं कि पत्रकारों की आज़ादी कब छीन गई, लेकिन इंडिया सरकार जब आएगी तब आज़ादी मिल जाएगी। हालांकि कुछ लोग अपने अपने संस्थान को छोड़कर जरूर गए हैं, तब भी आरोप लगे थे कि यह जो है इसलिए गए हैं क्योंकि बीजेपी इनसे अपने मन मुताबिक रिपोर्ट कराना चाहती थी, या फिर संस्थानों को जो बंद किया गया है, जिन न्यूज एजेंसियों को बंद किया गया है, उस पर यही आरोप लगे थे। लेकिन बहरहाल देखना होगा कि जो विपक्षी पार्टियों का एकजुट जमावड़ा लग रहा है वो कहां तक जाती है। जिसे शुरुआत नीतीश कुमार ने किया था, उस शुरुआत का जो है अंत कहां होता है, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अगर विपक्षी पार्टियों का गठबंधन सही तरीके से सही रूप में हुआ तो आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।